हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ए वतन मेरे वतन की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1930 सूरत से, जहाँ हम देखते हैं एक छोटी बच्ची उषा को जो अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है और उसके मास्टर जी उन सबको गांधी जी के नमक आंदोलन के बारे में बता रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स आके उस मास्टर जी को मारने लगते हैं। उषा भी उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस सब में उसे ही बहुत चोट लग जाती है। इस बात से नाराज होकर उषा के पिताजी उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब उषा के पिताजी की बात की जाए तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए काम करते हैं। अगले दिन उषा को मनाने के लिए उसके पिताजी उसे एक रेडियो स्टेशन गिफ्ट कर देते हैं। और इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है 1942 बॉम्बे में, जहाँ हम देखते हैं उषा और उसके दोस्तों को जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को मार दिया है। और तभी हम देखते हैं कांग्रेस के ग्रुप लीडर बलबीर सिंह को, जो सबको बता रहा होता है कि कैसे हम सब इंडियंस को साथ मिलकर ब्रिटिशर्स का सामना करना चाहिए। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स आके उन सबको वहाँ से भगा देते हैं और उषा भी उस बच्ची को लेके वहाँ से भाग जाती है और उसकी बहादुरी देख के बलबीर सिंह उसे अपने ऑफिस में इनवाइट करता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उषा के पिताजी पे, जिन्हें उनके ऑफिस वालों ने एक कार गिफ्ट की है। उषा पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कार पे लगा हुआ ब्रिटिश ऑफिसर्स का झंडा देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो कार में बैठने से मना कर देती है। ये सारी बातें उषा अपने दोस्त कौशिक के साथ शेयर करती है कि कैसे अपने पिताजी को ठेस पहुंचाकर उसे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसके लिए उसका देश प्रेम सबसे ऊपर है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि उषा और कौशिक एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वो दोनों मिलके चले जाते हैं बलबीर सिंह जी के ऑफिस, जहाँ पे हर कोई बता रहा होता है कि कैसे वो इस वतन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर मिस्टर कामत उषा और उसके दोस्तों को भेज देते हैं एक इंजीनियर के घर पे, ताकि वो कांग्रेस का लेटर हेड ला सके। वहां जाने के बाद उषा एक रेडियो स्टेशन देखती है और पूछती है कि ये किसका रेडियो स्टेशन है। तभी फिरदौस इंजीनियर उसे बताते हैं कि यह उनका पुराना रेडियो स्टेशन है, जो अब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बैन कर दिया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उषा और उसके पिताजी पर, जिनके बीच बहुत झगड़ा चल रहा होता है। तभी उषा के पिताजी उससे कहते हैं कि तुम मेरी कसम खाओ कि तुम कभी भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करोगी। अब उषा मजबूरी में उनकी कसम खा लेती है, लेकिन उषा को बाद में बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है। अब अगले दिन सब मिलते हैं गांधी जी की सभा में, जहाँ पे गांधी जी सबको देश के लिए अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं और उषा उन सारी बातों को सुन रही होती है। तभी कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि वो ब्रह्मचारी होने की शपथ लेंगे और उषा भी वो शपथ ले लेती है, लेकिन कौशिक शपथ लेने से मना कर देता है। और इसी बात पे उषा और कौशिक के बीच बहस हो जाती है। कौशिक को बुरा लगता है कि उषा ने उन दोनों की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद अकेले ही ले लिया, इसलिए वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन गांधी जी की सभा में, जहाँ पे गांधी जी सबको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बता रहे होते हैं और सबको करो या मरो का नारा लगाने के लिए कहते हैं। उषा को लगता है कि अब कौशिक नहीं आएगा, लेकिन जब कौशिक आता है तो वो सब खुशी से करो या मरो का नारा लगाते हैं। उषा और उसके दोस्त रैली से लौटते टाइम देखते हैं कि गांधी जी और काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अरेस्ट कर लिया है। उषा और उसके दोस्त देश के झंडे को बचाने के लिए ग्राउंड की तरफ भाग कर जाते, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर्स उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देते। उषा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और आखिर तक करो या मरो का नारा लगाती है। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उषा और उसके दोस्त मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो खुद अपना रेडियो स्टेशन खोलेंगे। और इसीलिए वो जाते हैं इंजीनियर के घर पे, जो उन्हें बताता है कि रेडियो स्टेशन खोलना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने रेडियो पर बैन लगा दिया है और रेडियो खोलने के लिए उन्हें 4,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ी। अब ये बात सुनकर उषा और उसके दोस्त काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उषा इंजीनियर से वादा करती है कि वो 4,000 रुपये लेकर ज़रूर आएगी। उषा और उसके दोस्तों के पास तो इतने पैसे नहीं होते, लेकिन तभी उषा की बुआ आकर उसे अपने गहने देती है और कहती है कि इसे बेचकर वो रेडियो चला सकती है। अब पहले तो उषा और उसके दोस्त गहने लेने से मना करते हैं, लेकिन जब उषा की बुआ कहती है कि ये उनका कंट्रीब्यूशन है अपने देश के लिए और वो भी इस देश के लिए कुछ करना चाहती है, तो उषा भी मान जाती है और फिर उन्हें गले लगा लेती है। अब इंजीनियर के लिए काम करने वाला नौकर ये सारी चीज़ें जाकर एक पुलिस ऑफिसर को बताते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा होता है, और तभी से वो पुलिस ऑफिसर इन तीनों पर कड़ी नज़र रखता है। उषा और उसके दोस्त एक फ्लैट रेंट पे लेते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो रेडियो का काम यहीं से करेंगे। उषा और उसके दोस्त ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सारे लीडर्स के पुराने भाषणों को ही अपने रेडियो पर फिर से ब्रॉडकास्ट करेंगे। हर रात 8:30 बजे अब उषा अपना रेडियो ब्रॉडकास्ट करती है और देखते ही देखते ये खबरें अखबारों में भी छपने लगती है। दुनिया के हर कोने से लोग इस रेडियो को सुनने लगते और ये रेडियो स्टेशन सारे हिंदुस्तानियों को जोड़ने का काम करता है। इसी बात की खबर ब्रिटिश ऑफिसर्स तक भी पहुंच जाती है और वो सब मिलकर इस रेडियो को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन रेडियो को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल था। अब उषा के पिताजी को यह बात पता चलती है कि उषा झूठ बोलकर रेडियो स्टेशन चला रही थी। इस बात से उन्हें बहुत दुख पहुंचता है और उन दोनों में काफ़ी बहस भी हो जाती है। उषा के पिताजी उससे नाराज़ होकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं।
अगले दिन जब उषा के पिताजी उससे मिलने आते हैं तो वो देखते हैं कि उषा वहाँ पर नहीं है और वो उनके लिए खत छोड़ के गई है जिसमें उसने लिखा है कि वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करती है, लेकिन उनका प्यार अब उसके लिए बेड़िया बन चुका है। उषा उनसे कहती है कि उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए, वो लोग जल्द ही मिलेंगे एक आज़ाद हिंदुस्तान में। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं उषा और उसके दोस्तों को जो सब मिलकर जाते हैं राम मनोहर लोहिया जी से मिलने के लिए और उन्हें अपने कांग्रेस रेडियो के बारे में बताते हैं। उनकी बातें सुनकर राम मनोहर लोहिया जी काफ़ी प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। लोहिया जी उन सबको बताते हैं कि कैसे ये रेडियो पूरे भारत को जोड़ने में मदद कर सकता है, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि रेडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए शायद हमें रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो इस रेडियो की वजह से काफ़ी परेशान हो चुके हैं और वो उस रेडियो को ढूंढने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो को ट्रेस कर पाना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो रेडियो बनाने वाले इंजीनियर को पहले ढूंढेंगे। ब्रिटिश ऑफिसर्स की इन खुफिया बातों का एक पुलिस इंस्पेक्टर जाकर बलबीर सिंह को बताता है कि कैसे उस इंजीनियर की जान को धोखा है। अब उषा और उसके दोस्त सब लोग इंजीनियर को बचाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं और इंजीनियर को बचाने के चक्कर में बलबीर सिंह की मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं लोहिया जी को जो सबको बता रहे होते हैं कि कैसे हमें बलबीर सिंह के इस योगदान को खाली नहीं जाने देना चाहिए, और वो उषा, कौशिक और फहद को भेज देते हैं रेडियो का रेक्टिफायर लाने के लिए ताकि वो रेडियो की रेंज को बढ़ा सके। अब जब उषा रेडियो का रेक्टिफायर लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस पर नज़र रख रहे होते हैं, इसलिए वो एक कमरे में जाकर बुर्का पहनकर वो रेक्टिफायर लेकर वहाँ से भाग जाती है और ये देखकर सारे पुलिस ऑफिसर्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। अब पुलिस ऑफिसर्स से बचते हुए उषा एक दरगाह में जाकर छुप जाती है, पुलिस ऑफिसर्स भी उसे ढूंढते हुए वहीं पे आते हैं। अब उषा एक सुई धागा की मदद से उस रेडियो के पार्ट को अपने बैग के नीचे वाले हिस्से में सी देती है। जब ब्रिटिश ऑफिसर्स उषा की बैग को चेक करते हैं तो उन्हें उस बैग में से कुछ भी नहीं मिलता और इसीलिए उषा वहाँ से आसानी से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद उसके और कौशिक के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और वो कौशिक को वहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो एक रेडियो डिटेक्टिंग वैन की मदद से रेडियो को ट्रेस करने में लग जाते हैं और इस बात की खबर उषा और उसके साथियों तक भी पहुंच जाती है। लोहिया जी सबको बताते हैं कि रेडियो को सिर्फ तभी ट्रेस किया जा सकता है जब रेडियो ऑन हो। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स हर शाम को रेडियो डिटेक्टिंग वैन लेके बाहर निकलते हैं रेडियो को ट्रेस करने के लिए। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स हर जगह पर उस रेडियो को ढूंढने में लग जाते हैं और जैसे ही उनकी वैन उषा के रेडियो के नज़दीक आती है, कामत उन्हें बेल बजाकर अलर्ट कर देता है। अब जैसे ही उषा बेल को सुनती है वो तुरंत ही अपनी रेडियो का ब्रॉडकास्ट बंद कर देती है। अब ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते। ब्रिटिश ऑफिसर्स रेडियो को ट्रेस करने की बहुत कोशिश करते हैं, उन्हें एरिया तो मिल जाता है लेकिन वो एग्जैक्ट बिल्डिंग का पता नहीं लगा पाते। उषा और उसके दोस्त समझ गए थे कि एक ही जगह से रेडियो को ब्रॉडकास्ट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसलिए वो सब ये तय करते हैं कि वो लोग अपनी लोकेशन को चेंज कर करके रेडियो को ब्रॉडकास्ट करेंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उषा हमेशा की तरह ही अपने रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर पाते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर्स सबको ये बिल्डिंग खाली करने के लिए कहते हैं ताकि वो बिल्डिंग को अच्छे से चेक कर पाए। अब सारे लोग बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं लेकिन उषा और फहद अंदर ही रह जाते हैं। वो दोनों रेडियो को अच्छी तरीके से छुपा देते हैं और वो जैसे ही बिल्डिंग के बाहर निकलने जाते हैं वो देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ऑलरेडी बिल्डिंग को एंटर कर चुके हैं। एक पुलिस ऑफिसर को उषा पर शक आता है, इसलिए वो उससे पूछता है कि गन शॉट का आवाज़ होने के बावजूद उसे बिल्डिंग से आने में इतनी देर क्यों हुई। तो उषा उसे बताती है कि उसके पड़ोसी को पोलियो हुआ है और वो अकेला बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो उसकी मदद कर रही थी। अब क्योंकि वह ठीक से सच में चल नहीं सकता था, पुलिस भी उषा और उस पर भरोसा करके उन्हें बिल्डिंग से जाने देते हैं। अब सभी सोचने में लग जाते हैं कि जब रेडियो की लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन्हें ट्रेस कैसे किया। तभी कामत जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो उन्हें समझाता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो दो रेडियो डिटेक्टिंग वैन्स को यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से वो बिल्डिंग को जल्दी ट्रेस कर पाए। अब उषा और सभी लोग परेशान हो जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि स्ट्रैंगुलेशन मेथड को ब्रेक करने के लिए वो दो ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करेंगे। जब रेडियो डिटेक्टिंग वैन एक ट्रांसमीटर तक पहुंच जाएगी तो वो उसे ऑफ कर देंगे और दूसरा ट्रांसमीटर ऑन करेंगे और इसी से वो अपना आगे का प्रसारण कंप्लीट करेंगे। पुलिस ऑफिसर्स को भी अंदाज़ा होता है कि ट्रैंगुलेशन मेथड को बीट करने के लिए ये लोग दो ट्रांसमीटर्स लगा सकते हैं, इसलिए सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी इंजीनियर को ढूंढने में लग जाते हैं। जब दूसरा ट्रांसमीटर लेने के लिए उषा और फहद इंजीनियर के घर जाते हैं तब वो देखते हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंजीनियर को पहले से ही अरेस्ट कर लिया है और उस रेडियो को भी जब्त कर लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं राम मनोहर लोहिया जी सबको बताते हैं कि अगर रेडियो का ब्रॉडकास्ट अब हुआ तो वो लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन रेडियो का प्रसारण करना भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए वो उषा और फहद में से किसी एक को ही रेडियो का ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहते हैं। इस बात को लेकर उषा और फहद में थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन बाद में वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उषा ही अब ब्रॉडकास्ट करेगी।
अब अगले दिन जब उषा रेडियो का ब्रॉडकास्ट करने वाली होती है तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पर कौशिक आता है और वो उससे माफ़ी भी मांगता है और उससे ये कहता है कि वो उसका साथ अब कभी नहीं छोड़ेगा। वो दोनों मिलकर रेडियो का ब्रॉडकास्ट करते हैं और देखते ही देखते ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें ट्रेस कर लेते हैं और उनकी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। अब कौशिक उषा से पूछता है कि क्या हम रेडियो को ऑन रखकर जा नहीं सकते, तो उषा जाने से मना कर देती है क्योंकि अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने प्रसारण के पहले ही रेडियो को बंद कर दिया तो लोहिया जी का संदेश सभी तक नहीं पहुंच पाएगा। हम आगे देखते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स रेडियो को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं और फाइनली उन्हें रेडियो के एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। उषा और कौशिक मिलकर दरवाजे के पास काफ़ी सारी चीज़ें लगा देते हैं ताकि ब्रिटिश ऑफिसर्स को अंदर आने में वक्त लगे और तब तक रेडियो का प्रसारण भी कंप्लीट हो सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे लोगों को जो लोहिया जी का भाषण सुनकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करने में लग जाते हैं। फाइनली ब्रिटिश ऑफिसर्स को रेडियो के एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है और वो उषा को अरेस्ट कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर्स उषा को काफ़ी टॉर्चर करते हैं और उसे राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पूछते हैं, लेकिन उषा कुछ भी नहीं कहती। उषा को आगे जाकर 4 साल की सज़ा हो गई थी और उसे पूना के येरवाड़ा जेल में रखा गया था। जब उषा जेल में होती है तब उसके पिताजी उसके लिए एक खत लिखते हैं और वो उसे बताती है कि इतनी इज्जत उन्हें एक जज बनकर भी नहीं मिली जितनी उषा का पिता होकर मिल रही है। वो आगे खत में लिखते हैं कि हो सकता है जब उषा जेल से बाहर आए तब उसे कोई भी ना पहचाने, लेकिन एक गुमनाम नायक ही सबसे महान नायक होता है। जब उषा को जेल से रिलीज़ कर लिया गया था तो उसे मिलने के लिए स्टेशन पर 20,000 से भी ज़्यादा लोग आए थे क्योंकि अब उषा कोई क्रांतिकारी नहीं थी बल्कि खुद एक क्रांति बन चुकी थी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।